एक 5 साल के बच्चे के खून में 13 साल की सजा काटकर निकली एक औरत दोबारा प्लान करती है एक और खून का। ये कौन से पाप, प्रायश्चित और बदले की कहानी है जिसने सबको हिला कर रख दिया। जानने के लिए पूरी कहानी सुने। मूवी स्ट्राइप ले आई है 2005 की लेडी वेंजेंस। डायरेक्टर पार्क चान-वूक, IMDb 7.5। और ये मूवी डायरेक्टर पार्क के रिवेंज ट्रायलॉजी का आखिरी मूवी है। इससे पहले की 2 मूवी थी, सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस और ओल्ड बॉय। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी शुरू ली नाम के एक लड़की को दिखाते हुए हुई जो कि कैदी है और आज उसे रिहाई मिल रही है। 19 साल की उम्र में उसने एक 5 साल के बच्चे की बड़ी ही निर्दयी तरीके से हत्या की थी। एक तो खून करना ही घिनौना काम है, ऊपर से अगर वो किसी बच्चे का हो। इसीलिए उस वक्त इस खबर ने मीडिया में हलचल मचा दी थी, बहुत हल्ला हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि खूनी ली के बारे में सभी ज्यादा सोच रहे थे। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इस मासूम चेहरे की ली ने इस खून को अंजाम दिया है, पर ली ने खुद इसे स्वीकारा है। एक डायरेक्टर तो उस पर मूवी भी बनाना चाहता था, लेकिन जिसे लेकर पूरा देश चर्चा कर रहा है यानी ली, वो तो खुद को बिल्कुल एक कोने में समेटे हुए है। जुर्म मान लेने के लिए उसे सजा तो हुई, लेकिन कुछ लोग ये तब भी मानते थे कि ली के अंदर एक निष्पाप लड़की छुपी है, जिनमें से एक प्रिस्ट भी होते हैं, जिसे महसूस किया कि ली के अंदर कुछ और भी है। इसलिए वो ली से मिलने जेल जाया करते और उसे ऊपर वाले के सामने प्रार्थना करवाना, उसे ज्ञान दिया करते, रास्ता दिखाते कि वो फिर से न भटके। लेकिन वो एक ही बात हमेशा सोचा करती कि अगर उसके अंदर फरिश्ता वास करता है तो वो कैसे इतना घिनौना काम कर सकती है। प्रिस्ट ने जब उससे कहा कि उसके अंदर एक अच्छी आत्मा है, तो ये सुनकर समय के साथ साथ ली खुद को फरिश्ते में तब्दील करने लगी। वो ये मानने लगी कि प्रार्थना करने से सच में इंसान के अंदर परिवर्तन होता है और खुद की गलती को प्रायश्चित करने का जेल से बेहतर जगह और क्या हो सकता है। उसने अब सभी की मदद करना भी शुरू कर दिया। कभी बूढ़े बुजुर्ग की मदद करती, कभी किसी के लिए केक बनाती या किसी को पढ़ाती। उसके इन काम और व्यवहारों से उसे ग्रेट प्रिजनर कहा जाने लगा। लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। उसने प्रिस्ट के कहे मुताबिक अपने बचे आखिरी जीवन को बदल लिया था। देखते देखते 13 साल गुजर गए और आज है उसकी रिहाई का दिन। इस बात से सबसे ज्यादा खुश वही प्रिस्ट है, क्योंकि उसकी ही वजह से ली इतनी बदल चुकी थी। वो अपने कुछ फॉलोवर्स को लेकर बाहर खड़े हैं। उनके हाथ में है एक सफेद टोफू का टुकड़ा। ये मान्यता है कि इस टोफू को खाने से वो अपनी बाकी जीवन भी ऐसे ही सादा सरल तरीके से बिताएगी। मगर देखते हैं कि इतने सर्द के मौसम पे भी ली ने कोई गर्म पोशाक नहीं पहनी है। अब प्रिस्ट ने उसे वो टोफू दिया जिसे उसने खाने के बजाय नीचे फेंक दिया, और अब इसके बाद उसका बर्ताव भी अचानक से बदल गया। इसका मतलब कि वो अब भी वही पुरानी ली ही है, जबकि इतने दिन तक वो बस नाटक ही करती आ रही थी। वो अभी भी एक विलन ही रह गई है। अब ली अपने एक दोस्त किम से मिलने पहुंची, जो उसके साथ जेल में ही थी, जिसने एक खून किया था और उसे पछतावा था कि खून करने के बाद उसने खुद को क्यों नहीं खत्म कर लिया। और तब ली ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसकी देखभाल की और उसे पश्चाताप करने को कहा। उसे एहसास हुआ और उसने खुद को खत्म करने की बात अपने दिमाग से निकाल ली। उसे ली एक फरिश्ता लगी जिसने उसके जीवन का उद्धार किया। किम भी ली की ही तरह प्रार्थना करना सीख चुकी है। वो ली को अपना गुरु मानती है और उसके किए एहसानों के लिए वो ली को रहने की जगह भी देती है। ली को जेल से बाहर देखकर किम बहुत खुश है, पर ली बड़ी ही शांत थी। फिर दोनों पता नहीं किसी एक प्लान के बारे में बातें करते हैं। ली बोली, ये प्लान आज का नहीं बल्कि 13 साल पहले का है। इसके बाद दोनों सो गए। ली ने एक बुरा सपना देखा जो वो अक्सर देखती है। बर्फ से ढकी एक जगह और वो किसी को खींच कर ले जा रही है, जिसका चेहरा तो इंसान का है लेकिन शरीर कुत्ते का। और इसके बाद उसने उसे गोली मार दी। उसका बोल्ड मेकअप वाला चेहरा और ली मुस्कुराए हुए, जैसे उसे मारकर उसे शांति मिली हो। यही हंसी यहाँ असली में भी सपने देख रही ली के चेहरे पर होती है। इसके बाद अगले दिन ली उस बच्चे के माँ बाप से मिलने पहुंची, जिसके खून के जुर्म में वो 13 साल की सजा काट कर निकली है। वो उसके माँ बाप से माफी मांगती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो उनके सामने ही अपनी उंगलियां काटने लगी। जब तक वो उसे माफ न कर दे वो नहीं रुकेगी। डर के मारे उन्होंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। बस छोटी उंगली छोड़कर उसकी बाकी उंगलियां तो बच गई, लेकिन उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है।
तो वो अब पहुंची मिस्टर चांग के यहाँ उनके पेस्ट्री शॉप में नौकरी के लिए, जो उसी जेल के हेड शेफ थे जहाँ ली कैद थी। अब इसके बाद ली ने रास्ता लिया एक और दोस्त सोयोंग के यहाँ, जो बैंक में अपने पति के साथ चोरी के जुर्म में जेल गई थी। वो जब जेल में थी तो अक्सर बेहोश हो जाया करती, जिसका कारण था उसका किडनी फेलियर, और वो ली ही थी जिसने उसे अपनी एक किडनी डोनेट की थी। इसलिए सोयोंग और उसका पति दोनों ही ली के प्रति आभारी थे और अब उनकी बारी है उस कर्ज को वापस करने की। वो दोनों भी उसी प्लान के बारे में बातें करते हैं। फिर ली ने एक किताब दिखाई जिसके अंदर बहुत सारे मुड़े हुए कागज थे, और उन मुड़े कागजों को खोलकर किसी पजल की तरह सही जगह पर बिठाने पर देखा गया कि वो एक नॉर्थ कोरियन हाई कॉन्फ़िगरेशन बंदूक का खास नक्शा है। ली जेल में एक बूढ़ी महिला की बहुत देखभाल किया करती थी, जो कोरिया की एक स्पाई थी, और उसी ने ली को ये तोहफे में दिया था। उसने कहा था कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो ये तुम्हारे काम आएगा। अब ली सोयोंग और उसके बॉयफ्रेंड को ये बंदूक बनाने को कहकर अपनी एक और दोस्त सुही के पास आई। ये सभी उसके जेल में बने साथी है। उसी जेल में एक बहुत ही मोटी सी औरत भी कैदी थी, जिसे सब डायन कहा करते थे। उस जेल की सबसे ताकतवर औरत। वो हमेशा बाकी महिलाओं से अपनी कामना पूरी करवाती। इस औरत का केस भी काफी खतरनाक था। वो सुही को बहुत हैरेस किया करती। बदले में सुही डर के मारे उसे कुछ कह ही नहीं पाती। ली को उससे बहुत नफरत थी, और एक दिन जब वो डायन वॉशरूम में थी, ली ने जानबूझकर वहाँ साबुन पानी नीचे फर्श पर गिरा दिया, जिससे कि वो फिसल कर वही नीचे गिर गई, और सुही का इससे बदला भी पूरा हो गया। उस दिन के बाद से सुही ली की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। अब ली ने उसे एक नक्शा देकर इसे चांदी में बनवाने को कहा, मतलब कि सुही को भी ली के प्लान के बारे में मालूम है। ली बहुत जल्द किसी का खून करने वाली है, पर किसका ये कोई नहीं जानता। आखिर कौन है वो जिसे मारने के लिए इतनी प्लानिंग, इतना नाटक? ये उसके 13 साल के इंतजार का इम्तिहान है। अब एक दिन पेस्ट्री शॉप में काम करते वक्त ली अचानक डिटेक्टिव चोई से टकरा गई। वही डिटेक्टिव जिसने ली के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। छानबीन के दौरान उसने पाया था कि ली को बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, जो कि एक खूनी को जरूर पता होनी चाहिए। जैसे उस बच्चे के पास कौन से मार्बल्स थे, वो कहाँ गुम हुआ था, बच्चे के हाथ में कौन सा नॉट बांधा गया था, या तकिए से उसका खून किया गया था। ली को तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बार बार खुद को खूनी कहती है। इसके बाद ली को जब हादसे की जगह ले जाकर पूछा गया कि उसने कैसे खून किया, वो पूरी कंफ्यूज्ड हो गई। तभी भीड़ के बीच में एक आदमी ली को इशारा करता हुआ देखा गया कि उसे क्या क्या कहना है और करना है, और वो यही डिटेक्टिव था जो उस वक्त एक बेईमान डिटेक्टिव हुआ करता, जो अपने काम को ठीक से नहीं करता था, और उसकी वजह से ही ली को ये जेल हुई थी। अब आज भी देखते हैं कि ली एक एडॉप्शन सेंटर आई है एक बच्चे के बारे में पूछने, मगर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं पता चल पाया। दरअसल ली 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके माँ बाबा के साथ साथ बॉयफ्रेंड ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने एक ट्यूशन टीचर मिस्टर बेग से मदद मांगी, पर जल्द ही उसे पता चल गया कि मिस्टर बेग अच्छा इंसान नहीं है जैसा कि उसने सोचा था। उसने ली की मदद तो की, लेकिन साथ उसकी मजबूरी का फायदा भी उठाया। अब यहाँ आज में ली उसी एडॉप्शन ऑफिस में बच्चे की फाइल चोरी कर रही होती है, जिसकी मदद से वो अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी। ली की बेटी अभी 13 साल की हो चुकी है और अपने अडॉप्टेड माँ बाबा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ली अपनी बेटी से मिलना चाहती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने बॉस मिस्टर चांग के पास अपने 3 महीने की सैलरी मांगने पहुंची, जो कि उसने अभी तक नहीं ली थी। ली अपना बैंक अकाउंट का नंबर देती है और उनके केक डेकोरेशन में मदद करती है, जो मिस्टर चांग नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ एक दिन ली अपने कलीग शिक से अपनी जिंदगी में घटी चीजों की बातें करती है, उसका अतीत और उसका फ्यूचर प्लान। असल में उसने ये खून किया ही नहीं था, बल्कि वो खून मिस्टर बेक ने किया था, लेकिन किडनैपिंग उन दोनों ने मिलकर ही की थी। मिस्टर बेक ने उसका ब्रेन वॉश किया था और कहा था कि पैसे मिलने के बाद वो बच्चे को छोड़ देगा, मगर पैसे मिलने के बाद भी उसने बच्चा वापस नहीं किया। बच्चा जब माँ के पास जाने के लिए रोने लगा तो उसे चुप कराते वक्त उसने बच्चे को ही मार डाला। लेकिन इन सब के बारे में ली को कुछ भी नहीं मालूम था। यहाँ बच्चे के वापस घर न आने पर उसके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की और पूछताछ से पता चला कि बच्चे को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया। वो और कोई नहीं, ली ही थी। गवाही मिलने के बाद पुलिस ने ली को ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि इधर ली तो अपनी बच्ची को लेकर बहुत ही साधारण जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन वापस घर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी गायब है। ली पागलों की तरह अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। तब उसे बेग का कॉल आया। उसने कहा
अगर ली ने उसके किए खून का इल्जाम अपने सर पर नहीं लिया तो वो उसकी भी बेटी को मार डालेगा, और इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए बेकसूर होने के बावजूद खून का इल्जाम उसने अपने सर पर ले लिया। अब जाकर सारी बातें समझ आए कि ली किसे और क्यों मारना चाहती है, किसके लिए वो इतना सब प्लान कर रही है। इसके बाद ली को ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया, जहाँ वो अपनी बेटी जेनी से मिलने आई है। उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उसे बहुत प्यार भी करते हैं। वो अपनी जिंदगी तो जेनी के बिना कभी सोच ही नहीं सकते। वो बस यहाँ अपनी बेटी को देखने आई थी कि वो कैसी है और फिर वापस कोरिया लौट जाती। लेकिन यहाँ जेनी ली को उसे भी अपने साथ कोरिया ले जाने की जिद पर अड़ गई। उसे बहुत समझाया और मना करने पर वो खुद को ही नुकसान पहुँचाने की धमकी देने लगी। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती दुखी मन के साथ वो जेनी को अपने साथ कोरिया ले आई। ली भले ही अपनी बेटी को ले आई, लेकिन अपने प्लान पर वो अभी भी अटल है। ली अपने दोस्तों से मिली, जैसा जैसा काम सबको दिया गया वो पूरा हो चुका है। बनकर तैयार वो बंदूक हूबहू उसके सपनों की तरह होती है। लेकिन एक समस्या थी कि इस बंदूक की रेंज बहुत ही कम है। अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, अब जो आगे होगा वो आपका सर चकरा देगा। अब ली मिलने जाती है बेक की पत्नी पार्क से, जो ली के साथ ही जेल में थी, और वो भी उसी डायन के हैरेस की शिकार थी जैसी सूही थी। इस तरह उस डायन से टॉर्चर होना ये ली से नहीं देखा गया और उसने एक प्लान बनाया। उस डायन के बीमार पड़ने के बाद ली ने 3 साल तक उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया, बाकी सब कुछ किया। और एक दिन आखिरकार उसी के लाए हुए खाने को खाकर वो मारी गई, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो खाने में कुछ मात्रा में ब्लीच मिलाया करती थी। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ और उसका खून भी हो गया। मगर इस घटना से वहाँ की बाकी महिलाएं कैदी बहुत खुश थे और अब डायन का टाइटल ली को मिल गया, लेकिन एक दयालु डायन। और आज इसी वजह से पार्क ली की मदद करना चाहती है, जो खुद भी बेक के अत्याचार से परेशान थी। उसने ली को अपने घर की चाबी दी, क्योंकि आज की रात ही ली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है। लेकिन वो उससे बेखबर है कि उन पर नजर रखा जा रहा है उसी प्रिस्ट के द्वारा, जिसने सोचा था कि ली अच्छी हो गई है। अपने 13 साल की मेहनत की बर्बाद होते वो सह नहीं पाया और जाकर उसने बेक को उन दोनों के साथ में तस्वीर दिखाई। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि जेनी अभी ली के साथ यही है। खैर, इस काम के लिए बेक ने प्रिस्ट को कुछ पैसे दिए और इसके बाद 2 गुंडे हायर किए ली और उसकी बेटी जेनी को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पार्क के उसे धोखा देने के बारे में जानकर बेक ने अपनी पत्नी पार्क को ही एक चेयर से बांध दिया और उसे खूब मारा। पता नहीं अब बेक उसके साथ क्या करने वाला है। उधर अब गुंडे भी दोनों को बेहोश कर पकड़ चुके हैं, लेकिन इस बात से अनजान की ली एक मुजरिम रह चुकी है। उसके लिए दोनों को ही मारना आसान था। गुंडों से मार खाने के बाद उसने अपनी उसी बंदूक से बेरहमी से उन दोनों को मार डाला। इधर पूरे चेहरे पर खून ही खून लिए पार्क बैठी है और उसके ही सामने बैठकर खाना खाता बेक, जो अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा। पार्क एक हंसी हंसने लगी। बेक को लगा था कि वो सब कुछ जानकर बैठा है, लेकिन असल में ये सारा प्लान ली और पार्क के मुताबिक ही हो रहा है। 13 साल से जिस बदले को सीने में लिए ली जिंदा थी, आज वो उसमें सफल हुई। अब दोनों बेक को एक स्कूल में लेकर आते हैं, साथ में जेनी भी होती है। ली अपनी बेटी को सब बताना चाहती है। उसने बेक को एक चेयर से बांधा और बोला, सारी बात मेरी बेटी को बता, आखिर क्या हुआ था ऐसा? क्यों अपनी बेटी को छोड़कर दूर रहने पर मजबूर थी मैं? क्या वजह थी इन सब की? असल में ली ये बहुत पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन भाषा की वजह से वो कभी कह नहीं पाई। बेक जेनी को ली की कई बातें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है। इसी से जेनी को भी पता चला कि क्यों उसकी माँ उससे दूर थी। अब ली ने अपनी बेटी से माफी मांगी एक अच्छी माँ ना बन पाने के लिए और कहा, मैं वो माँ नहीं हूँ जिसके साथ तुम रहना डिजर्व करो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब अपने काम को अंजाम देने से पहले ली के हाथ बेक का फोन लगा। ली ने देखा कि फोन में एक की रिंग लटक रही है, जिनमें बहुत से खिलौने लगे हुए हैं। एंड गेस व्हाट, उसमें उसी बच्चे का मार्बल भी लटका है। उसे अब यकीन हो गया कि ये सारे खिलौने किसी न किसी बच्चे के हैं। पहले ली ने उसे बहुत थप्पड़ मारा। मार मार कर उसने अपनी खुन्नस निकाली और फिर एक एक कर बड़ी निष्ठुरता से उसके पैरों पर गोली मारती है। वो भी उसे वो दर्द का एहसास दिलाना चाहती है। इसके बाद उसने डिटेक्टिव जॉय को फोन किया सबूत मिलने के बारे में। यहाँ डिटेक्टिव को भी खोजबीन से जंगल में 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई। ली ने जाकर डिटेक्टिव को उसका वही सेलफोन दिखाया, जिसे देख डिटेक्टिव को भी यकीन हुआ कि ये खून उसी ने किया है। बेक का घर छान मारने पर उन्हें कुछ वीडियो क्लिप्स मिले, जो उन्हीं सब बच्चों के होते हैं जिनकी लाशें जंगल से बरामद हुई है। वीडियो क्लिप्स में ये साफ साफ रिकॉर्ड है कि मिस्टर बेक किस तरह से बच्चों का खून करते हैं। इसके बाद ली ने सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया
उन्हें भी वो वीडियो क्लिप्स दिखाई। बेचारे लाचार माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खून होते हुए देखते हैं। सबकी आंखें नम थी। इतने साल बाद उनके बच्चे मिले भी तो इस हालत में। खूनी जिसने ये घिनौना काम किया कौन है ये बताया गया। उन्होंने बेग को पहचान लिया। मिस्टर बेग असल में एक स्कूल टीचर है जिसने पिछले 13 सालों में बहुत बार अपना पता बदला है। वो जिस भी स्कूल जाते वहाँ से बच्चे किडनैप करता, लेकिन वो कभी भी खुद की क्लास के बच्चों को किडनैप नहीं करता, जिस वजह से पुलिस का शक कभी भी उस शातिर खूनी पर नहीं जाता था। अब ली सभी माँ बाबा के सामने 2 ऑप्शन रखती है। दोनों में वोटिंग होगी। जिसके वोट ज्यादा होगा वही फैसला लिया जाएगा। पहला, या तो मिस्टर बेग को डिटेक्टिव के हवाले कर दिया जाए, जिसका मतलब कानून के हाथ में देना, या दूसरा, खुद के हाथों से खुद के बच्चे के कातिल को सजा देना। लेकिन इस सजा के बारे में बाहर किसी को भी ना पता चले। अगर पता चला तो उसके साथ क्या करना है ये ली को अच्छे से पता है। कुछ देर बहस चला। कोई चाहता है कि खुद सजा दे तो कोई कानून के हाथ देना चाहता है, और आखिर में दूसरा ऑप्शन का फैसला हुआ, और इसमें डिटेक्टिव भी उनकी मदद करते हैं। वही कैद मिस्टर बेग भी सुन रहा होता है कि विक्टिम के परिवार कैसे उसे एक एक कर अलग अलग हथियारों से मारना चाहते हैं। उसकी रूह कांप उठी। सबसे पहले जमीन में प्लास्टिक बिछाया गया ताकि कोई भी सबूत न रहे, और फिर उन्हें रेनकोट पहनाया गया। इसके बाद जिसके हाथ में जो मिला उसी से ही टॉर्चर कर करके मिस्टर बेग को मारा गया। कोई चाकू से, तो कोई कैंची, तो कोई कुल्हाड़ी से। इतनी दर्दनाक मौत शायद खुद मिस्टर बेग ने भी नहीं सोची होगी। नर्क उसे यही मिल गया। उन सभी 9 लोगों की एक तस्वीर डिटेक्टिव जोई ने खींच ली ताकि बाद में कोई किसी पे ब्लेम न डाल सके। अब रात के घने जंगल में एक गहरे गड्ढे में उसे फेंक दिया गया, साथ ही सबके हथियार और रेनकोट भी। गड्ढे को भरते वक्त ली ने सबको रोका क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसने उसी बंदूक से ली के सर पर गोली मारी और बंदूक को उसी गड्ढे में दफना दिया। अब जाकर ली का बदला पूरा हुआ। उसके चेहरे पर वही सुकून वाली मुस्कुराहट थी। अब दफनाने के बाद सभी साथ में उसी पेस्ट्री शॉप गए, केक लिया, उस पर मोमबत्ती जलाई और सभी गाने लगे हैप्पी बर्थडे अपने अपने बच्चों के लिए, और फिर केक काटा। सच में ये दृश्य दिल चीर कर रख देगा। वही जेनी के अडॉप्टेड पेरेंट्स भी कोरिया आते हैं उसे ले जाने। उसने अपनी बेटी को एक अच्छी और खुशियों से भरी जिंदगी जीने की सलाह दी। उसने जो कुछ भी भोगा है उसकी बेटी वो कभी ना भोगे। इसी के साथ ही ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। ऐसी रिवेंज स्टोरी शायद ही किसी ने देखी होगी, जहाँ ली का मकसद यही था कि सबकी मदद कर अपना बदला पूरा करना, जिसमें वो आखिर में सफल हुई। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो, तो जरूर ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवीज ड्राइव। बाय बाय, टेक केयर।